हेलो बच्चों, आज हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो पढ़ रहे थे उसके नेक्स्ट सेशन में यानी आज के सेशन में हम लोग मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो हम लोग मॉलिक्यूल जो नेक्स्ट इसके पहले वाले लेक्चर सीरीज में हमने देखा मॉलिक्यूल्स, उसके बाद से हमने देखा कि मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं। तो मैंने बताया था कि मॉलिक्यूल्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरा हेटेरोएटॉमिक। फिर हमने पढ़ाया था एटॉमिसिटी, फिर हमने बताया था एटॉमिसिटी। आज हम लोग मॉलिक्यूल से रिलेटेड एक और टर्म हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो आप लोग को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा कि कम से कम 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट का नेम, एटॉमिक नंबर, सिंबल और एटॉमिक मास आप लोग जितना हो सके याद कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपको एटॉमिक मास एलिमेंट की याद नहीं रहेगी तो आपका जो टॉपिक है, ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होगा। तो आज की जो लेक्चर सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास से, मॉलिक्यूल से ही। तो मॉलिक्यूलर मास किसको बोलेंगे, तो ध्यान दीजिए कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होंगे, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होंगे वो सभी एटम के एटॉमिक मास के समेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन क्या हो गया जी कि सम ऑफ एटॉमिक मास, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स, ऑफ ऑल एटम्स present in a molecule, present in a molecule, in a molecule called molecular mass, called molecular mass। यानी एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम होंगे वो सभी एटम के एटॉमिक मास का जो समेशन हम लोग निकालेंगे उसी को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। क्लियर कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं वो सभी एटम के एटॉमिक मास के समेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, तो उसको हम लोग बोल देंगे मॉलिक्यूलर मास। जैसे अगर एग्जांपल में हम आपको दे बोले कि इसकी बेटा हम आपको लोग मॉलिक्यूलर मास निकालें, तो सबसे पहले हम छोटे से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम H2O दिए और इस H2O का आपको मॉलिक्यूलर मास बता रहे हैं, तो बताइए सबसे पहले बताइए इस H2O में कितने एटम हैं। तो ये जो H2O मॉलिक्यूल्स है, इस H2O मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए कितने एटम चाहिए, 3 एटम चाहिए, जिसमें 2 हाइड्रोजन का एटम है। कितने हाइड्रोजन का एटम है, 2, और ऑक्सीजन का एटम कितने हैं, 1। तो अगर मैंने पूछा कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या करेंगे कि टोटल एटम कितने, 3 एटम है, तीनों एटम के एटॉमिक मास का समेशन कर देंगे। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास कितनी होती है, 1, कितना एटम है, 2। ऑक्सीजन के एटॉमिक मास कितनी होती है, 16। इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो ये कितने हो जाएंगे, 18 आपको वाटर का मॉलिक्यूलर मास है। ओके, जैसे मान लेते हैं हम आपको NH3 दिए, अमोनिया, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो कैसे करेंगे, नाइट्रोजन की 14, हाइड्रोजन की 1 × 3, तो ये आपका 17 आपका हो जाएगा अमोनिया का। जैसे अगर हम आपको दे दे CH4, मीथेन की, देखिए नाम भी यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मीथेन, तो मीथेन की 12 + 1 × 4, ये आपका कितना हो जाएगा, 16। जैसे हमने आपको पूछा कि सल्फ्यूरिक एसिड की मॉलिक्यूलर मास बताइए, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया 1 × 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन कितने 16 × 4, तो ये आपका हो जाएगा 19, जो हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड की आपकी मॉलिक्यूलर मास। जैसे कुछ और क्वेश्चन है, मैं इथाइल अल्कोहल दे दूं C2H5OH इज आल्सो नोन एज इथाइल अल्कोहल, इसका अगर मॉलिक्यूलर मास निकाला जाए तो कार्बन 12 × 2, 1 × 5, ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन, इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा तो 42 आ जाएगा। जैसे हमने आपको बोला यूरिया, तो यूरिया होता है NH2CONH2, इसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया आपका यूरिया। इसका अगर मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए तो नाइट्रोजन की कितनी 14 + 1 × 4, 1 × 2 + 12 + 16 + 14 + 1 × 2, तो इसको फाइनली सॉल्व कर दीजिएगा तो 16 आ जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं हम आपको ग्लूकोज दे दे C6H12O6, ये नाम आपको याद होना चाहिए कि ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिएगा तो 12 × 6 + 1 × 12 + 16 × 6, इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 108।
शुगर दे दे C12H22O11 और ये आपका हो गया शुगर। इसका मोलिकुलर मास निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 12 × 12 प्लस 1 × 22 प्लस 16 × 11। इसको आप सॉल्व कर दिए 342। जैसे हमको आपको दे दें कि एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 बोथ थ्राइस, तो इसको भी आप सॉल्व कीजिए तो 27 × 2 सल्फर का कितना 32 प्लस 16 × 4 × 3 ये आ जाएगा 54 प्लस 96 × 3। फाइनली इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो 342 आ जाएगा। ठीक है, तो एक कुछ एग्जांपल है जिसका हमने क्या किया मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास समझ गए कि सभी एटम के एटॉमिक मास का हम लोग क्या कर देंगे समेशन निकाल लेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मोलिकुलर मास। तो एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उसके एटॉमिक मास का हम समेशन कर देंगे, तो उसके एटॉमिक मास के सम को ही हम लोग क्या बोलते हैं मोलिकुलर मास। ओके, अब इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए मोलिकुलर मास तो हो गया, मोलिकुलर मास से रिलेटेड हमने बात समझ लिया। अब हम लोग इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और स्टार्ट पढ़ेंगे ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास या इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम मोलिक्यूल, ग्राम मोलिक्यूल्स, ग्राम मोलिकुलर मास या इसी को क्या बोलेंगे ग्राम मोलिक्यूल्स। जैसे ग्राम एटॉमिक मास पढ़े थे वैसे ही इसका डेफिनेशन भी हो जाएगा। क्या हम लोग ग्राम मोलिकुलर मास को कैसे डिफाइन करेंगे कि when molecular mass is expressed in gram called gram molecular mass, called gram molecular mass। या इसी को हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं और mass of 1 mole का मतलब 6.022 10 to the power 23 mass of 1 mole of molecules called gram molecular mass। तो सिंपल है कि अगर हम मोलिकुलर मास को एक्सप्रेस कर दे किसमें ग्राम में, मोलिकुलर मास को एक्सप्रेस कर दे किसमें ग्राम में, उसको क्या बोलेंगे ग्राम मोलिकुलर मास। या एक मोल कोई भी मोलिक्यूल का मास निकालिएगा, एक मोल मोलिक्यूल का मास, तो एक मोल मोलिक्यूल के मास को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा ग्राम मोलिकुलर मास। जैसे अगर एग्जांपल में हम यहाँ पे बोले तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे कि H2O का हम पहले मास निकालते हैं तो 1 × 2 + 16 A आ गया 18। तो अब देखिए हम ये वाटर है, तब इस वाटर का मोलिकुलर मास को हम दो भाग में बांट दें। देखिए क्या क्या लिख रहे हैं, एक जगह लिख रहे हैं 18 U और एक जगह लगा दिए 18 ग्राम। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या होगा इसको नोट डाल के ही लिखिएगा, समझ में आएगा बाद में। कि यहाँ पे वाटर का जो हमने मोलिकुलर मास निकाला 18, इसको हम दो टर्म में लिखे, एक ये लिखे 18 U, एक लिखे 18 ग्राम। इस दोनों का बेसिक डिफरेंस मैंने बार-बार बोलता हूं, इसको बेसिक डिफरेंस को आपको समझना जरूरी है। ये जो हो गया मास ऑफ 1 molecules ऑफ H2O, ये जो जैसे ही U लगा दिए, जो U लगाने के कारण कितने मोलिक्यूल का मास हुआ, ये बेटा एक मोलिक्यूल का मास हुआ। और ये जो मास हो जाएगा मास ऑफ 1 mole ऑफ H2O, मास ऑफ 1 mole ऑफ H2O। अगर हम यहाँ पे एक और एग्जांपल दें आपको, जैसे हमने लिखा CH4 और CH4 का दो मास यहाँ पे लिखा, एक हमने लिख दिया 16 U और एक लिखा 16 ग्राम। दोनों का बेसिक डिफरेंसेस क्या होगा, तो U जैसे लगाए हैं तो क्या हो जाएगा मास ऑफ 1 molecule ऑफ CH4 और
डिफरेंसेस क्या होना चाहिए, आपको आना चाहिए, बेसिक डिफरेंसेस आना चाहिए कि यू लगाने का मतलब क्या हुआ है। यू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। तो यू का मतलब हुआ एक मॉलिक्यूल का मास है, इसी मास में हमने अगर ग्राम लगा दिया तो ये इसका क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये क्या बनेगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास में अगर हम लोग यू को रिप्लेस करके ग्राम लगा दें तो क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ओके, क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसे मान लेते हैं कि यहां पे पॉइंट हमने लिखा, जैसे नोट पॉइंट में H2O है। अगर हम यहाँ पे पॉइंट में यहाँ पे लिख रहे फर्स्ट पॉइंट, वन मोलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो वन मोलिक्यूल्स ऑफ H2O का मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर एक मॉलिक्यूल H2O को बनाने के लिए कितने एटम चाहिए, तो एक मॉलिक्यूल H2O को बनाने के लिए हमको कितने एटम चाहिए, तो टोटल एटम 3 चाहिए, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। दूसरा अगर हम पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हैं कि वन मोलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जी कि एक मॉलिक्यूल अगर H2SO4 बनाना है तो क्या चाहिए आपको, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, 1 एटम ऑफ सल्फर और 4 एटम्स ऑफ क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। बात समझ में आया। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको हम यहाँ पे दे रहे हैं कि कैलकुलेट द number of nitrogen atoms present in 160 U of ammonium nitrate, 160 U of ammonium nitrate। कि calculate the number of nitrogen atoms present in 160 U of ammonium nitrate। यानी 160 U of ammonium nitrate में बताइए कि नाइट्रोजन के कितने एटम्स होंगे। तो सबसे पहले एक बार इस क्वेश्चन को अगर हमको सॉल्व करना है तो देखिए U लगा हुआ है, तो U लगा हुआ है तो हम लोग जो भी मास लेंगे तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए बेसिक तरीका हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, तो इसका मॉलिक्यूलर मास 14 प्लस 1 इंटू 4 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 3। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 18 U। अब बताइए कि वन मोलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट contains 2 atoms of nitrogen। यानी एक मॉलिक्यूल अमोनियम नाइट्रेट को बनाने में कितना एटम चाहिए, 2 एटम। मेरे पास टोटल मास कितना दिया हुआ है, 160, और एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, 80। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, टोटल मास 160 अपॉन 80 इक्वल टू कितने होंगे, 2। तो देयरफॉर नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, तो एक में 2 था तो 2 में कितना हो जाएगा जी, 4। तो 2 into 2 इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 4 एटम। क्या हो जाएंगे, 4 एटम। अब इसी से एक और क्वेश्चन को हम रिलेट कर देते हैं।
इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। इसी से रिलेटेड करते हैं क्वेश्चन कि कैलकुलेट द number of hydrogen atoms present in 240 U of urea। 240 U of urea का फॉर्मूला NH2CONH2 कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 240 U of urea। तो इस 240 U of urea में हाइड्रोजन एटम बताना। क्या बताना है? हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसी बेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, मोलर मास ऑफ यूरिया निकालिए, अब सॉरी मोलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया निकालिए। तो मोलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया यानी NH2CONH2 निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 16। और एक मोलिक्यूल यूरिया में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं? तो one molecules of urea contains 4 hydrogen atoms। इतना यूं जो दिया हुआ है 240 यूं, उस 240 यूं में आप क्या निकाल लीजिए, यूरिया मॉलिक्यूल्स निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया क्या आ जाएगा 214/60 यानी कितना हो जाएगा 4 मॉलिक्यूल्स। और एक मॉलिक्यूल्स में कितना है भाई साहब, 4 हाइड्रोजन एटम है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स तो 4 × 4 = कितने 16 हाइड्रोजन एटम। ओके, क्वेश्चन को नोट कीजिए। तो मॉलिक्यूल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे हमने बता दिया, एटम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे बता दिया, बेसिक चीजें बता दिया। अब आपकी जो क्लास 11 के जो मेन टॉपिक है वो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेन टॉपिक है आपकी मोल कंसेप्ट। तो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं मोल कंसेप्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, मोल कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोल है क्या। तो मोल समझने से पहले अगर मान लेते आपसे हम पूछें 1 पेयर, तो 1 पेयर का मतलब क्या होगा? तो 1 पेयर का मतलब क्या होता है 2। अगर हम आपसे पूछे 1 डजन, तो 1 डजन का मतलब क्या होगा? जैसे हमने पूछा कि 1 पेयर, तो 1 पेयर दिमाग में ख्याल आया क्या 2, वैसे ही 1 डजन का मतलब क्या होता है 12। तो मोल भी क्या है, मोल एक नंबर है। मोल क्या है, नंबर है। तो मोल अगर समझने के लिए क्या है कि मोल के बारे में अगर जानना है तो मोल हम लोग क्या बोलेंगे, मोल। तो मोल जो है यूनिट है, सबसे पहले लिखना है तो लिख सकते हैं कि इट इज द यूनिट ऑफ amount of substance। It is the unit of amount of substance which contains 6.022 10⁻23 number of particles। तो मोल क्या है जी, तो मोल क्या है बेटा, तो मोल तुम्हारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है, यूनिट है। मोल क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एक यूनिट है जो कि कितने नंबर, तो 6.022 10⁻23 नंबर। जैसे अगर हमने बोला कि 1 पेयर का मतलब क्या हो गया 2, 1 डजन का मतलब हुआ 12, तो 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगर कोई बोल दिया कि 1 मोल, तो 1 मोल का मतलब समझ जाएंगे कि 1 मोल
1 मोल का मतलब क्या हुआ 6.022 into 10 to the power 23 number of particles। और केमिस्ट्री में पार्टिकल्स किसको बोलते हैं? तो केमिस्ट्री में पार्टिकल्स हम लोग बोलेंगे एटम्स को, या तो मॉलिक्यूल्स को, या तो आयंस, या इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो केमिस्ट्री में पार्टिकल्स हम लोग या तो एटम्स को बोलेंगे, नहीं तो मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे, नहीं तो आयंस को बोलेंगे, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो 1 मोल एनीथिंग, 1 मोल अगर कुछ भी हो तो 1 मोल को हम लोग क्या बोलते हैं 6.022 10 to the power 23। इस नंबर को ही हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रोज कांस्टेंट। एवोगाड्रोज कांस्टेंट जिसको हम डिनोट करते हैं n या Na। Na का मतलब हुआ n नंबर, a कौन सा एवोगाड्रोज कांस्टेंट। ये जो नंबर है इसको क्या बोलते हैं एवोगाड्रोज कांस्टेंट। तो मोल आपका क्या हो गया कि मोल जो है यूनिट है किसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, और 1 मोल का मतलब क्या हुआ 6.022 10 to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का मतलब केमिस्ट्री में या तो एटम्स, नहीं तो मॉलिक्यूल्स, या आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स, कुछ भी हो सकता है। इसी को हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे पार्टिकल्स बोलते हैं। ओके, तो 1 मोल समझ गए कि मोल है क्या। तो मोल क्या है नंबर है, कितने नंबर को हम लोग बोलते हैं 6.022 10 to the power 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब देखिए यहाँ पे हम फंडामेंटल पार्टिकल लिख रहे हैं, तो आप लोग फंडामेंटल पार्टिकल्स उसका हम यहाँ पे लिख रहे हैं चार्ज, और उसका हम यहाँ पे ले रहे हैं मास। तो फंडामेंटल पार्टिकल, एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से? एटम का फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है इलेक्ट्रॉन्स। एटम की जो फंडामेंटल पार्टिकल होंगी इलेक्ट्रॉन्स होगी। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है -1.6 10 to the power -19 कूलम। मास कितना होगा तो 9.11 10 to the power -31 kg। दूसरा हम लोग ले रहे हैं प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स का चार्ज कितना +1.6 10 to the power -19 कूलम। मास कितना होता है 1.672 10 to the power -27 kg। तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल्स है न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं इसके चार्ज होंगे 0, और इसका मास 1.674 10 to the power -27 kg। देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज क्या होता है सेम होता है। दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होती है सेम होती है, बट नेचर क्या होता है अपोजिट होता है। एक आपका प्लस चार्ज है, एक आपका माइनस चार्ज। ये नहीं है कि यहाँ पे माइनस चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज से कम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों चार्ज की जो वैल्यू है इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, चार्ज की वैल्यू क्या होती है यानी मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट नेचर आपका क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। बस समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी 1.6 10 to the power -19 कूलम, प्रोटॉन की चार्ज कितनी तो 1.6 × 10 to the power -19 कूलम। इसका मास इतना और इसका चार्ज मास इतना, इस सभी का मास इतना। तो ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, तो एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिसको आपको क्या करना है याद रखना है। अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग लिखिए। पहला क्वेश्चन कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल of electrons। कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पूछ रहा है क्या क्वेश्चन कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज को कैलकुलेट करना है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है
और एक मोल का मतलब क्या है जानते ही हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी कीजिए कि कैलकुलेट द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ पेपर। तो इसको सॉल्व करना है तो हम लिखेंगे कि चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 into 1 मोल का मतलब क्या हो गया 6.022 10⁻23 कूलम। इस दोनों वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा तो ये अप्रोक्स आएगा 96500 कूलम। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा 96500 कूलम, जिसको हम 1F बोलते हैं। F का मतलब हुआ फैराडे कांस्टेंट। तो फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो 96500 कूलम को हम लोग 1 फैराडे बोलते हैं। 96500 एंड 96,500 कूलम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक फैराडे। एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो 96,500 कूलम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 फैराडे। बात समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है देखने में आसान सा क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टेड टॉपिक भी है। ये छोटे छोटे जो टॉप क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको ध्यान से आप लोग को करना है। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन जैसे लिख रहा हूँ, नोट में ही डाल दीजिए कि अमाउंट ऑफ चार्ज को हम लोग कैसे निकालते। तो लिखिएगा कि अमाउंट ऑफ चार्ज यानी Q इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल टू NFX। अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल टू NFX। N यहाँ पे क्या है, वेयर N आपका हो गया नंबर ऑफ मोल्स, N आपका हो गया नंबर ऑफ मोल्स, F आपका क्या हो गया 96500 कूलम, और X क्या हो गया चार्ज प्रेजेंट ऑन आयंस। X क्या हो गया चार्ज प्रेजेंट ऑन आयंस। तो N आपका नंबर ऑफ मोल्स, F आपका फैराडे कांस्टेंट, और X क्या हो गया चार्ज प्रेजेंट ऑन आयंस। अमाउंट ऑफ चार्ज निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला हो गया NFX। अमाउंट ऑफ चार्ज का निकालने का फार्मूला क्या हो गया NFX। ओके, नोट कीजिए कुछ क्वेश्चन हम इससे हम लोग करेंगे कि चार्ज कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द चार्ज of the following in F। मतलब चार्ज निकालना है आपको किसमें, फैराडे यानी F के टर्म में निकालना है। पहला क्वेश्चन है कि 1.5 मोल ऑफ Al3+, 1.5 मोल Al3+। सेकेंड आपका क्वेश्चन है 2 मोल ऑफ Mg2+। थर्ड क्वेश्चन है 0.3 मोल ऑफ सल्फेट आयन, और फोर्थ क्वेश्चन है आपका 0.4 मोल ऑफ फॉस्फेट आयन। तो ये सभी का आपको क्या करना है, चार्ज निकालना है। तो जल्दी फाइंड कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, चार्ज निकालना है। तो चार्ज निकालने का फॉर्मूला आपके पास है कि अमाउंट ऑफ चार्ज Q इक्वल टू NFX। अमाउंट ऑफ चार्ज Q इक्वल टू NFX, जहां पे N है नंबर ऑफ मोल्स, F है तुम्हारा फैराडे कांस्टेंट, X हो गया चार्ज प्रेजेंट हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो देखिए, अगर इसके लिए चार्ज निकाला जाए तो मोल्स N की वैल्यू कितनी हो गई 1.5, X कितना है 3, और F लगा दीजिए यहाँ पे 3 यूनिट चार्ज है। ये आप लोग 3 4
तो 0.3 इंटू 2 इंटू एफ, ये हो जाएगा 0.6 एफ। इसका चार्ज निकालेंगे तो Q इक्वल टू 0.4 इंटू 3 इंटू एफ, ये हो जाएंगे 1.2 एफ। अगर आपसे कूलम में पूछ देगा तो कूलम में पूछेगा तो एफ की वैल्यू कितना पुट करना है, 96500। जहां जहां पे आपने एफ लिखा हुआ है वहां पे 96500 यानी फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो जितने भी चार्ज होंगे वो कूलम में आ जाएंगे। क्योंकि चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। चार्ज की एसआई यूनिट कूलम। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन का मास आपको मालूम है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कीजिए, आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो क्वेश्चन को नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, फिर क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के बाद चेक कर सकते हैं कि आप जो निकालें वो आंसर करेक्ट है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे बता रहे हैं डायरेक्ट आप लोग नोट करते हुए चले जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन को नोट कीजिए, क्वेश्चन लिखिए, फिर इसका सॉल्यूशन खुद से कीजिए और फिर हम बता देंगे, उससे आप लोग मैच कर सकते हैं कि आपने जो बनाया है उसका आंसर करेक्ट है कि नहीं। बात समझ में आया? ये नहीं है कि हाँ देख के छाप लेना है, कॉपी कर लेना है, ऐसा कुछ नहीं। कॉपी करने से कुछ नहीं है कि क्वेश्चन लिखना है, खुद से सॉल्व करना है, तो आपको आंसर मैच कराना है। करेक्ट? तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कैलकुलेट द